ये बहुत साल पहले की बात है। मैं तब क्लास 6 में पढ़ता था। मेरे पिताजी एक तंत्र साधक थे। पिताजी का एक अलग कमरा था जहाँ पे वो रोज़ रात को तंत्र साधना करने बैठते थे। तंत्र साधना एक अभ्यास है जो नियमित रूप से साधकों या तांत्रिकों को करना पड़ता है, नहीं तो उसकी धार धीरे धीरे खत्म हो जाती है और मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। पिताजी को तंत्र ज्ञान मेरी दादी से मिला था। मैंने पिताजी से ही सुना था कि दादी शमशान में जाकर आधे जले हुए शव पे बैठकर उनकी आत्माओं को बुलाती थी और उनसे बहुत काम करवाती थी, जिससे उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती थी। एक दिन पिताजी के एक दोस्त, जो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे पर उनके साथ दोस्त जैसे ही थे, हमारे घर आए। उनका नाम संतोष है। मैं उन्हें संतोष काका कहकर बुलाता हूँ। उन्होंने तब नया नया शादी किया था। संतोष काका एक ब्राह्मण परिवार से है। तब उनकी गर्लफ्रेंड एक गैर ब्राह्मण होने के कारण संतोष काका के परिवार का उनके साथ रिश्ता स्वीकार नहीं था और इसीलिए संतोष काका ने अपने गर्लफ्रेंड से भाग के शादी किया। इसी वजह से उनके परिवार वाले, खास करके उनकी माँ, उनकी पत्नी को शादी के बाद भी स्वीकार नहीं कर रही थी। तब वो पिताजी से इसका कोई उपाय मांगने आया। पिताजी ने उनसे कहा कि इसके लिए उनको एक मुश्किल और साहसिक काम करना होगा। वो राज़ी हो गए। संतोष काका बहुत हट्टे खट्टे और बहादुर इंसान थे। वो पहले इन तंत्र मंत्र या भूत प्रेतों में उतना विश्वास नहीं करते थे, पर जब मामला प्यार और घर की सुख शांति पे आ गया, तब उन्होंने सोचा कि एक बार पिताजी से मदद मांगकर ये रास्ता भी आजमा के देख ले, शायद ये काम कर जाए। पिताजी ने उनको रात को शमशान जाकर वहाँ से एक चीज़ लेकर आने के लिए बोला। वो चीज़ क्या था मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। संतोष काका ने उनसे पूछा कि इस चीज़ से क्या होगा। पिताजी ने उनको कड़े शब्द में बोला कि ज़्यादा सवाल जवाब ना करके वो उस चीज़ को बस ले आए। उन्होंने फिर पिताजी की बात मानकर उस चीज़ को शमशान से ले आया और पिताजी के हाथों सौंप दिया। पिताजी ने फिर उस वस्तु को अपने कमरे में लेकर गया और उस पर कुछ तंत्र पूजा किया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से निकलकर उस वस्तु को संतोष काका के हाथों दे के बोला, इस साधन को 21 दिन तक तुझे अपने घर में ऐसी जगह छुपा के रखना होगा जहाँ कोई इसे देख ना पाए, तेरी बीवी भी नहीं। 21 दिन तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे घर में तूने इसको रखा है। फिर उन्होंने कहा, और हाँ, और एक बात, इस 21 दिन तक तुझे शाम के 6 बजे से लेकर अगली सुबह सूरज उगने तक तुझे और तेरी बीवी को अपने घर के अंदर ही रहना होगा। रात को घर के बाहर किसी भी हाल में निकलना मना है। मैंने जैसा कहा ठीक वैसा ही मान के चलना। 21वें दिन मेरे पास आना, मैं बता दूंगा तब तुझे क्या करना होगा। उसके 13 दिन बाद संतोष काका उनकी पत्नी को लेकर हमारे घर आए। वो लोग मेरे माँ और पिताजी के साथ बैठ के बहुत देर तक बातें कर रहे थे। नई वैवाहिक जीवन, घर से इस शादी को ना मानने की परेशानी, इन सब बारे में बातें हो रही थी। शाम का चाय नाश्ता भी किए। देखते देखते शाम के 6 बज चुके थे। मैं भी तब उनके बीच बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। बस 6:07 या 8 मिनट, कुछ ऐसा ही टाइम हुआ था। मैंने देखा पिताजी अचानक से ठीक दरवाजे के बाहर अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो वहाँ पे कोई खड़ा था। मैंने ठीक से देखा तो बाहर कोई नज़र नहीं आया। अगले 2-3 मिनट तक वो दरवाजे के बाहर ही एक दृष्टि से देख रहे थे। पिताजी ने फिर संतोष काका को वहाँ से हटाकर दूसरे कमरे में ले गया और उनको कठोर आवाज़ में कहने लगा, संतोष, तुझे बोला था ना शाम के 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहना। तुझे सिर्फ अपने घर के छत के नीचे ही रहना है। अब देख, वो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तुझे पता नहीं वो तेरी जान तक ले सकता है। अरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू उनका भला कर रहा है या बुरा। उनका कोई अपना या पराया नहीं होता है। उनको सिर्फ अपनी मुक्ति से मतलब है। इसीलिए वो जैसा चाहता है तू वैसा ही कर। तू अपनी बीवी को लेके जल्दी घर चला जा। बस कुछ दिनों की ही बात है। रात को घर के अंदर ही रहना। मैंने वो सब बातें छुपके से सुन लिया था और सुनते ही दंग रह गया। मुझे पता था कि पिताजी ये सब कार्य करते हैं, पर ऐसे कोई आत्मा हमारे घर तक आ जाना जिसको पिताजी अपनी आंखों से देख पा रहे थे, ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर खौफ सा पैदा हो गया। संतोष काका फिर जल्दी से काकी को लेकर वहाँ से निकल पड़े। मगर संतोष काका थोड़े टेढ़े किस्म के इंसान थे। जबकि उनको इन सब चीज़ों पर उतना विश्वास नहीं था, तो उन्होंने तय किया कि वो अगली रात घर के बाहर उनके गाड़ी में ही सोएंगे।
वो देखना चाहते थे कि क्या होता है और ये सब प्रेत आत्मा वगैरह वाकई में होते हैं कि नहीं। जब रात को उनकी पत्नी सो गई थी तब वो दबे पाँव अपने गाड़ी में जाकर सो गए। बीच रात के करीब 1 बजे उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ी जोर से हिल रही थी। बाहर आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक से उनको महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबाकर उनकी सांस रोक रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उनके हाथ पैर जैसे किसी ने पकड़ के रखा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो किसी तरह अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे तक ले गया पर दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के दरवाजे को लॉक नहीं किया था, फिर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उसको खोल नहीं पा रहे थे। डर के मारे उनकी हालत ऐसी ख़राब हुई कि उन्होंने पैंट में ही पेशाब कर दिया। वो पसीने से लटपट हो गए थे। बस कुछ ही पल में शायद उनकी मौत हो जाएगी, उनको ऐसा ही महसूस हो रहा था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये उसी आत्मा का काम होगा। उन्होंने मन ही मन उससे माफ़ी मांगी और उन्हें छोड़ देने की गुंजाइश की। ऐसा और कभी नहीं करेंगे, यही वादा किया उससे। बस कुछ ही पल में सब कुछ सामान्य होने लगा। वो फिर से सांस ले पा रहे थे। वो तब गाड़ी से उतरकर जल्दी अपने घर जाकर अपना कपड़ा बदलकर सो गए। उनकी पत्नी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह वो हमारे घर आए। वो पिछली रात की घटना के बारे में कुछ बोलने से पहले ही पिताजी ने उनसे पूछा, कल रात को तू कहाँ था? नहीं मतलब मैंने बस सोचा था कि उनके बात को बीच में ही काटते हुए पिताजी कहने लगे, तुझे मैंने पहले भी कहा था रात को घर के बाहर रहना मना है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? अब बता क्या हुआ था? जब उन्होंने उनके साथ घटने वाली घटना के बारे में बताया तब पिताजी ने कहा कि वो तो उनको जान से ही मार देता। वो बाल बाल बच गए। उन्होंने फिर कहा कि ये सब आत्माएं किसी का अपना या पराया नहीं होता। वो बस अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। तब संतोष काका ने उनसे पूछा कि सब लोग मरने के बाद ऐसे आत्मा होके भटकते हैं क्या? पिताजी ने जवाब दिया, सब नहीं, पर जो लोग सुसाइड, मर्डर या एक्सीडेंट से मरते हैं उनमें से कुछ लोगों की आत्माएं भटकते रहते हैं मुक्ति पाने के लिए। उनसे बस हम तांत्रिक लोग ही जुड़ पाते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उनसे किसी के भलाई के लिए काम करवाते हैं। जैसे इस केस में तुम दोनों का अपने परिवार के साथ रिश्ता ठीक करवाना, ये एक अच्छा काम है जो कि उस आत्मा को मुक्ति देगा। उसके बाद उन्होंने फिर से काका को चेतावनी देते हुए कहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं रहना है। बस कुछ दिन की बात है, तुझे इसका अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक 19वें दिन संतोष काका ने हमारे घर में कॉल किया। तब टेलीफोन का ज़माना था। कॉल करके उन्होंने पिताजी से कहा कि अचानक से सब कुछ जैसे परफेक्ट तरीके से चल रहा है। उनकी माँ उनकी पत्नी से आके खुद से बात करना शुरू किया। आज पहली बार उनको एक साथ बैठ के खाने के लिए भी बुलाया। उनकी पत्नी को थोड़ी सी खांसी आई थी, तब उनको जल्दी से पानी पिलाया। उनकी पत्नी ये सब देख हैरान हो गई कि कैसे सब कुछ एकदम से ठीक होने लगा। घर का माहौल जैसे एक दिन में ही बदल गया। उसके बाद 21वां दिन मतलब उस साधन का आखिरी दिन आया। उस दिन संतोष काका ने घर आकर पिताजी से पूछा कि अब उस चीज़ का क्या करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या था। दरअसल वो चीज़ एक जली हुई शव की राख थी जो एक छोटी सी शीशी के अंदर घुसा के रखा गया था। पिताजी ने तंत्र विद्या के माध्यम से एक भटकती आत्मा को उस राख के साथ जोड़ दिया था ताकि वो आत्मा संतोष काका और उनके पत्नी की उनके परिवार के साथ रिश्ता ठीक करवाने का काम कर सके और उसे भी उस काम के लिए मुक्ति मिल जाए। पर उस आत्मा की भी कुछ शर्तें थी जो संतोष काका को मानना पड़ा, जैसे रात के बाद बाहर ना रहना, किसी दूसरे की नज़र इस राख पे ना गिरना। पिताजी ने कहा कि उस राख को शाम होने के बाद गंगा नदी में जाकर विसर्जित करना होगा और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तब काका ने पूछा, ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आत्मा मेरे घर से अब निकल चुका है? पिताजी ने बोला कि वो जब निकल के जाएगा तब कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर दे के जाएगा जो उनको तब वैसे ही पता चलेगा। अगले दिन शाम को संतोष काका उस राख को लेकर
घर से बाहर निकल रहे थे। जब उन्होंने घर के दरवाजे के बाहर उनका कदम रखा, उसी पल उनके घर का ट्यूबलाइट जो 4 दिन पहले खरीदा गया था वो अचानक से फट गया। वो डर गए और तेज़ी से घर के मेन गेट की ओर बढ़ने लगे। तभी उनको नज़र आता है कि वो गेट अपने आप ही आगे पीछे करके हिल रहा है, जैसे कोई गेट को बार बार खोल रहा और फिर बंद कर रहा है। तब कोई तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी जो इस लोहे की गेट को हिला सके। संतोष काका ये सब देखकर दंग रह गए। उनका शरीर ठंड पड़ गया था। उनको फिर समझ आया कि ये सब उस आत्मा के घर से जाने का संकेत है। उन्होंने फिर गंगा में जाकर उस राख को विसर्जित करके बिना पीछे मुड़ के देखे ही ठीक तरीके से घर आ गए। लेकिन अगले दिन उनको बहुत बुखार आया। ये बुखार इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने 2 दिन घर के बाहर रहकर उसके नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वो बुखार उनको एक सज़ा के तौर पर दिया गया था। अगले दिन उनका बुखार अपने आप ही उतर गया। उस दिन के बाद से संतोष काका के परिवार में कोई अशांति नहीं हुई। आज भी संतोष काका और उनकी पत्नी सुख शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।